Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 11 for the course of Advanced Reinforced Concrete Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 11 and week number 11. So these are your reference text books for this course. इन books के अलावा अगर आपके पास डिजाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और book available है तो उसको भी आप use कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about torsion in beams, how torsion behave in beams. Basically जो structures हैं हमारे exist करते हैं उन structures के अंदर torsion जो है वो किस तरह से एक important role play करता है. नॉर्मली हम बीम्स के अंदर दो किस्म की reinforcements प्रोवाइड करते हैं एज अ मेन reinforcement, एज अ टेंशन reinforcement एंड compression reinforcement, जो कि मेन बाज होती हैं. उसी तरह से जब शेयर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो शेयर के हवाले से हम स्टीरअप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसको हम सेकेंडरी reinforcement या जो है वो शेयर reinforcement कहते हैं. तो उसी बीम के सेक्शन में अगर आपका टॉर्जन का इफेक्ट आ जाता है तो टॉर्जन को आप किस तरह से रेजिस्ट करते हैं या टॉर्जनल फोर्सेस को आप किस तरह से काउंटरैक्ट कराते हैं, उस तरह से उसको जो है वो हमने डिस्कस करना है. और उसके लिए जो रीइंफोर्समेंट्स क्राइटेरियाज हैं उनको हमने डिस्कस करना है कि हम कैसे प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स के अंदर. So torsion design basically before 1995 the torsion was designed together with shear कि उसकी हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी. हम shear के साथ साथ थोड़ी सी reinforcement बढ़ा देते थे या shear की reinforcement के साथ ही torsion को ट्रीट कर रहे होते थे. लेकिन 1995 के बाद हमें पता चला कि जो फ्लैक्चर है वो अलग है, shear जो है वो अलग है और टॉर्जन जो है वो एक थर्ड चैप्टर है जिसको हमने कंसीडर करना है. और जो हमारे ट्रांसवर्स स्टील या फोर्सेस जो मेंबर एक्ट कर रहे होते हैं, जो ट्विस्टिंग फोर्स है उसको टॉर्जन की वजह से जो शेयर या शेयर की वजह से जो टॉर्जन जनरेट हो रहा है उसको हमने अपने एक स्टाइल के अंदर ट्रीट करना है और उसको काउंटरैक्ट कराना है. सो कंपैरेटिव एंड shear strengths basically these are the properties for shear design. Full shear strength of concrete is considered while no shear strength was considered in the case of torsion design. कि जब torsion का आता है तो shear strength concrete की तो हम shear के लिए consider करते हैं, लेकिन torsion जो है वो एक separate role play करता है. उसके लिए हम क्या जो है वो कंसीडर करते हैं या प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं. नॉर्मली कंपैरेटिव स्ट्रेंथ जो है वो इनडायरेक्टली यूज होती है जो हम कंप्रेशन के अंदर या डायगोनल स्ट्रेसेस जो है स्पेस स्ट्रेस एनालॉजी के अंदर जो हम ट्रीट करते हैं कंसीडर करते हैं वो इनडायरेक्टली तो रोल प्ले कर रही है समहाउ इन टॉर्जन के अंदर. लेकिन वहां पे सिर्फ कंक्रीट का रोल नहीं है, हमने स्टील या एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करना है ताकि काउंटरैक्ट या एक प्रॉपर जो रेजिस्टेंस है वो मेंबर के अंदर डेवलप की जा सके. Torsional stresses may develop in the beam section when movement acts on that section parallel to its surface. कि जब आपका एक मेंबर है, मेंबर के एक डायमेंशंस हैं, उसके सरफेस के पैरेलल में कोई फोर्स या मूवमेंट एक्ट करता है तो उसकी वजह से एक ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट होता है, जिन ट्विस्टिंग मूवमेंट्स को बेसिकली हम टॉर्शनल मूवमेंट्स या टॉर्शनल फोर्सेस कहते हैं. सो ये टॉर्शनल मूवमेंट्स जो हैं कॉज अ रोटेशन इन द स्ट्रक्चरल मेंबर एंड क्रैकिंग ऑन इट्स सरफेस यूजुअली इन अ शेप ऑफ स्पाइरल्स. कि जो अगर एक लकड़ी है उस लकड़ी को आप ट्विस्ट करना शुरू करो एक एंड से पकड़ के दूसरे एंड तक तो एक स्पाइरल फॉर्म के अंदर क्रैक्स अपीयर होती हैं जिन जो कि बेसिकली शेयर या टॉर्शनल स्ट्रेसेस या टॉर्शनल मूवमेंट्स की वजह से जनरेट होती हैं. So if external load act far away from a vertical plane of bending, the beam is subjected to twisting about its longitudinal axis known as torsion in addition to the shearing force and bending movement. कि फॉर एग्जाम्पल एक बीम है और दूसरे कॉलम के साथ या जो है कैंटिलीवर बीम है लेट्स सपोज, तो कैंटिलीवर के एक एंड जो एंड है उसके ऊपर आपका लोड अप्लाई हो रहा है और वो हायर क्वांटिटी के अंदर लोड अप्लाई हो रहा है, तो बीम जो है या जो आपका कैंटिलीवर है बेसिकली वो आपकी एक डिफ्लेक्शन या एक जो है मोमेंट को फेस करता है. और उस कैंटिलीवर का जो एंड कनेक्टेड है दूसरे मेन बीम के साथ या कॉलम के साथ तो वो मेंबर जो है बेसिकली ट्विस्टिंग फोर्स को जनरेट करता है या ट्विस्टिंग फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई होती हैं. तो बेसिकली दैट थिंग इज नोन एज अ टॉर्शनल फोर्स जिसको हम ट्विस्टिंग या टॉर्शनल फोर्स कंसीडर करते हैं. तो इन आरसी स्ट्रक्चर्स जो हमारे आरसी स्ट्रक्चर्स हैं, those members which are subjected to torsional movements when they are curved in plane, cantilever slabs हैं या supports हैं या beams हैं, spandrel beams हैं या end beams के अंदर और spiral stairways के अंदर. ये आपके मोस्टली चार जो मेन मेंबर्स हैं जिनके अंदर टॉर्शनल स्ट्रेसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एक आपके कर्व मेंबर्स हैं,
कर्व्ड बीम्स जो हैं आपके अगर प्रोवाइडेड हैं तो उस केस के अंदर जो कर्व है, सेंटर ऑफ द कर्व है, वहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तो जो उसके एंड्स हैं वहाँ पे एक ट्विस्टिंग जनरेट होने के चांसेस हैं। कैंटिलीवर स्लैब्स हैं, स्पैंड्रल बीम्स हैं और स्पाइरल स्टेयरवेज हैं, इनके अंदर मोस्टली जो है वो टॉर्जनल स्ट्रेसेस वगैरह जनरेट होती हैं। अब यहाँ पे आप मेंबर्स वगैरह देख सकते हैं कि जो स्पाइनरल बीम्स हैं, एंड बीम्स वगैरह, जब आपके फोर्सेस दूसरे एंड के ऊपर अप्लाई होते हैं तो इन मेंबर्स के अंदर जो है वो ट्विस्टिंग जनरेट हो सकती है। कैंटिलीवर स्लैब्स हैं, यहाँ पे दूसरा फिगर भी है, बेसिकली इसके कैंटिलीवर जो एंड है इसके ऊपर अगर फोर्स आपका हायर क्वांटिटी में अप्लाई हो रहा है तो पीछे जो मेन बीम जिसके साथ ये कनेक्टेड है मेंबर, वहाँ पे उसके अंदर ट्विस्टिंग जनरेट हो सकती है। तो कर्व्ड बीम्स के अंदर हैं और पॉसिबली जो है वो स्पाइरल स्टेयरवेज वगैरह के अंदर भी आपके, सर्कुलर बीम्स वगैरह के अंदर भी आपके जो है वो टॉर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो शियर स्ट्रेसेस, टॉर्जन जो है बेसिकली जो है वो शियर स्ट्रेसेस की वजह से इमर्ज होता है। सो शियर स्ट्रेसेस ड्यू टू टॉर्जन क्रिएट डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेसेस दैट प्रोड्यूस डायगोनल क्रैकिंग, के शियर स्ट्रेसेस की वजह से जब फार अवे सरफेस एक पैरेलल टू द सरफेस फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी मेंबर के अंदर, तो वहां पे मेंबर के अंदर ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट हो सकता है, जिसको हम बेसिकली टॉर्जनल फोर्सेस के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। If the member is not adequately reinforced for torsion, a sudden brittle failure can appear, कि एक लकड़ी है उसके ऊपर आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करो लेकिन उस लकड़ी को मशीन में डाल के ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई करो तो बहुत कम फोर्स के अंदर लकड़ी जो है वो अचानक से एक बर्स्ट फेल्यूर के साथ फेल हो जाएगी। So since shear and movement usually develop simultaneously with the torsion, कि torsion अगर emerge होता है तो movement और shear भी उसके साथ ही generate होते हैं। However, variable cracking and inelastic behavior of concrete and the intricate state of stress created by the interaction of shear, movement and torsion may make an exact analysis unfeasible, कि आपके जो accurate analysis है वो हम shear के लिए जो है वो हमेशा 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो कभी भी जिस जो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं उसी तरह से एक्चुअली बिहेव नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे हमारी एक जो है हम अपने एक अप्रोच के हिसाब से एक डिज़ाइन प्रपोज करते हैं कि कम से कम इतना जो है अगर शेयर या फोर्स या आपका टॉर्जन जो है वो इमर्ज हो रहा है तो हमारा मेंबर जो है वो उन फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। सो करंटली वी आर ट्रीटिंग फ्लेक्चर, शेयर एंड टॉर्जन सेपरेटली, और हर मेंबर के लिए हमने सेपरेट जो है वो रीइंफोर्समेंट वगैरह डिसाइड करनी है और डिजाइन करनी है। अब उसके लिए लेट सपोज हम एक टॉर्क फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सर्कुलर बीम के अंदर, और जो है एक इंटेंसिटीज या एक इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल के अंदर किस तरह से वेरिएशंस आती हैं। हम लेट सपोज एक पेन जो है वो प्लास्टिक का कोई मटेरियल, या आप एक वायर उठा लो उसके ऊपर एक जो पॉइंट कोई लाइन एक मार्क कर दो और उसके ऊपर आप एक ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई करो तो वो जो लाइन है वो स्विच कर जाती है, मूव कर जाती है अदर एंड के ऊपर। तो इस तरह से पॉइंट ए ओ डैश एंड ओ बी विल बी डिस्टॉर्टेड टू अ न्यू शेप, जो कि आपने ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद जो नई शेप बनती है उस हिसाब से डायमेंशंस आपके मूव हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर अज्यूमिंग दैट ऑल लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स हैव सेम स्ट्रेस, द शियर स्ट्रेन कैन बी क्रिएटेड या कैन बी कंप्यूटेड बाय आर delta over L. L basically is the radius, delta is the angle of interaction, जो आपकी एंगल हुई है, जो आपकी ट्विस्टिंग एंगल है बेसिकली, और ओवरऑल डिवाइडेड बाय लेंथ आपको एक स्ट्रेन वेरिएशन वगैरह मिल जाती है। ये आपके पास वही एग्जांपल है कि हमने एक वायर के ऊपर एक लाइन मार्क कर ली और उसको ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई किया, एक टॉर्क फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल डायमेंशन थे उसमें एलिमेंट के वो स्विच हो जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इसी तरह से जो एक सर्कुलर मेंबर की बजाय अगर आप रेक्टेंगुलर मेंबर उठाते हो तो रेक्टेंगुलर मेंबर को अगर आप ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेस इन नॉन सर्कुलर मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल लोडिंग इज नॉट एज सिंपल एज दैट ऑफ सर्कुलर सेक्शंस, कि जो रेक्टेंगुलर मेंबर्स हैं या जो स्क्वायर मेंबर्स हैं, नॉन सर्कुलर मेंबर्स हैं, उनकी जो एक ओवरऑल स्ट्रेस वेरिएशन है वो डिफरेंट होती है कंपेयर टू सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर का ओवरऑल जो क्रॉस सेक्शन है वो सिमिलर होता है। However, उसके अंदर हमारे पास जो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर करके जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस हैं वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि अप्लाई टॉर्क ओवर ए इनटू एक्स स्क्वायर ओवर वाई, x and y basically are short and long side and a basically is the coefficient that depends on the ratio of y over x, के जो आपका ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है, जो x साइड है y साइड है, जो एक l ओवर d हम कंसीडर करते हैं या l और h सॉरी आप b और h कंसीडर करते हैं,
जो क्रॉस सेक्शनल मेंबर्स डायमेंशंस होती हैं तो उनके रेशियो के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, और हम डिफरेंट टेबल्स वगैरह से डिफरेंट कोफिशिएंट्स वगैरह भी कंसीडर कर रहे होते हैं, जिससे हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है। अगर हम रेक्टेंगुलर मेंबर की बात करें तो यहाँ पे जैसे आपने टॉर्क फोर्स अप्लाई किया तो दोनों डायमेंशंस के अंदर वेरिएशन आती है। सो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर सेक्शंस ड्यू टू प्योर टेंशन, जैसे आप अल्फा कोफिशिएंट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हो, अगर y और ओवर x जो रेशियो है वो 1 है, अगर दोनों डायमेंशन सेम है तो अल्फा जो है वो 0.28 माना जाएगा। अगर रेशियो आपका जैसे ही इंक्रीज होता जाता है उसी हिसाब से अल्फा की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। अब शेयर का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि व्हेन पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, या कोई भी दो पैरेलल फोर्सेस हैं, जैसे आप किताब के दोनों एंड्स के ऊपर पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करते हो, और टॉर्जन जो है वो एक टॉर्क फोर्स है, अगर दोनों को कंबाइन में ट्रीट किया जाए तो आपके मेंबर्स के अंदर जो वेरिएशन आती हैं वो हम फिगर को देखते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टॉप मेंबर है बेसिकली उसके अंदर एक टॉर्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, और साथ ही में दूसरा मेंबर है जिसके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर हम कंबाइन कर दें दोनों मेंबर्स को तो कंबाइंड बिहेवियर के अंदर जो आपका मेंबर है वो इंटरनली शेयर और कंप्रेशन दोनों को फेस कर रहा होता है, या आउटर साइड के ऊपर जो है वो आपका टॉर्जन और कंप्रेशन या एक कम्युलेटिव जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम हॉलो सेक्शंस की बात करें तो हॉलो सेक्शंस के अंदर भी सिमिलर बिहेवियर ही होता है तकरीबन, जो आपके V1 माइनस V3, V1 बेसिकली इज अ शेयर और V3 जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि आपके डायमेंशंस वगैरह से जनरेट होता है। तो ये हमारे पास एक कंबाइंड बिहेवियर है जिसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, और ओवरऑल जो हम शेयर और कंबाइन को अगर कंसीडर करते हैं एज अ कंबाइंड कंसीडर करते हैं शेयर और टॉर्शन को, तो यहाँ पे हमारे पास जो बिहेवियर है वो दोनों फोर्सेस का डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से हम इंडिपेंडेंटली दोनों फोर्सेस को अलग अलग कंसीडर करते हैं, दोनों स्ट्रेसेस को अलग अलग ही डिज़ाइन करते हैं। फ्लेक्चर के हिसाब से हम बीम्स को सेपरेटली डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद सेकेंडली हम जो है अपना शेयर को अलग से डिज़ाइन करते हैं, और टॉर्जन है थर्ड। आज हमने टॉर्जन को डिस्कस करना है। अगर हम कंबाइंड स्ट्रेसेस करते हैं तो हमारे पास मसला जो है ओवरऑल सॉल्व नहीं होता, और जो है हमने इंडिपेंडेंटली लेके चलना होता है। उसके बाद हमारे पास टॉर्शनल थ्योरीज हैं जिसके अंदर सेवरल थ्योरीज हैं, लेकिन दो थ्योरीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, स्क्यू बेंडिंग थ्योरी एंड स्पेस टॉस एनालॉजी। स्क्यू बेंडिंग थ्योरी बेसिकली वाज द कांसेप्ट व्हिच वाज डेवलप्ड और इनिशिएटेड बाय लेजिग in 1959 and was further developed by Goody and Helmy, Collins et al in 1968 and Below et al 1975. Concept was applied to RC members subjected to torsion and bending, के जो members हैं वो torsion और bending को apply करके ये concept जो है वो drive किया गया था, जिसके अंदर skew bending theory का एक concept है। skew bending theory basically क्या कहती है इसको हम आगे discuss करते हैं। So further, the expressions for evaluating the torsional capacity of rectangular sections were presented by Su in 1969, कि जो आपकी 1968 sorry, and was further adopted by ACI code in 1971। ये different जो है 1959 में ये प्रपोज किया गया आइडिया, उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च जो है वो चलती रही है, 1971 तक जो है कोड्स वगैरह के अंदर इसको ऐड किया गया। उसके बाद जो है 1976 के अंदर इसके मजीद जो है वो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फार्मूलाज और इक्वेशंस वगैरह भी प्रपोज की गई। सो स्क्यू बेंडिंग थ्योरी क्या कहती है? द बेसिक अप्रोच ऑफ स्क्यू बेंडिंग थ्योरी एज प्रेजेंटेड बाय सू इज दैट द फेल्यूर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इन टॉर्जन occurs by bending about an axis parallel to the wider face of section Y and inclined at about 45 degrees to the longitudinal axis of the member। जैसे हमने नॉर्मली शेयर को स्टडी जब हम करते हैं तो शेयर के अंदर हमारा आइडिया क्या होता है कि जो स्ट्रेसेस हैं वो 45 डिग्रीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो शेयर की वजह से ही टॉर्जन भी इरप्ट होता है समटाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो साइड्स हैं, एक हमारे पास x है, दूसरी y है, क्रॉस सेक्शन जिसको आप b और ओवरऑल h से रिप्रेजेंट कराते हो। तो ये हमारे पास दोनों डायमेंशंस हैं। स्क्यू बेंडिंग थ्योरी क्या कहती है कि जो x साइड है, जो आपकी ब्रेथ है बेसिकली मेंबर की, उस ब्रेथ की साइड के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो मेंबर को दो हिस्सों के अंदर, और जैसे ही आपका एक फेस नजर आता है इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर, वहां पे 45 डिग्रीज के अंदर जो है दो मेंबर्स आपस में कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस को फेस करते हैं। यानी जो आपकी स्क्यू बेंडिंग थ्योरी है वो आपको बेसिकली ट्विस्टिंग फोर्स जब आप अप्लाई करते हो मेंबर के अंदर रेक्टेंगुलर सेक्शंस के अंदर, तो एक सरफेस जो है उसका एक डेप्थ वाइज सरफेस नहीं, उसका हाइट वाइज सरफेस ओवरऑल। तो जो आपके मेंबर्स हैं
वो मेंबर आपका 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि अबव जोन जो है वो कंप्रेशन जोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और बॉटम जोन जो है वो टेंशन जोन के अंदर जनरेट होता है। तो टेंशन जोन के अंदर जैसे ही स्ट्रेसेस इंक्रीज होती हैं, वहां पे 45 डिग्री के अंदर जो स्ट्रेसेस है वो बेसिकली आपके मेंबर को फेल करती हैं, और इन स्ट्रेसेस को बेसिकली हम स्क्यू बेंडिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं, जो कि हम 45 डिग्रीज के अंदर इन शॉर्टर डायरेक्शन, और जो है हमारा एक इंक्लाइंड सरफेस 45 डिग्रीज के ऊपर जो है वो फेल्यूर इरप्ट होता है ड्यू टू शियर स्ट्रेसेस। फर्दर उन्होंने जो अप्रोच एक टॉर्जनल की कैपेसिटी जो नॉमिनल टॉर्जनल के हिसाब से जो एवेल्युएट करने का फार्मूला दिया, दैट फार्मूला इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय 3 into फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एंड इट इज assumed that flexural strength of concrete is equals to 500 fc dash in the case as approximately 7.500 lambda under fc dash adopted by ACI code for deflection calculation in the beams, कि जो आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसको आप एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाय 3, यानी कि यहां से आपको एक नॉमिनल टॉर्शन कैपेसिटी मिल जाती है उस सेक्शन की, यानी कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो आपने यूज करनी है उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ से आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालते हो कंक्रीट की, और उसको आपने यूटिलाइज करना होता है टू कैलकुलेट द नॉमिनल इंटेंसिटी ऑफ टॉर्जन फोर्स। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर जो है आपके पास अगर जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसको आप यूज करते हो, तो टॉर्क रेजिस्टेड बाय कंक्रीट जो है प्योर कंक्रीट के सेक्शन से कितनी रेजिस्टेंस है वो हमारे पास फार्मूला अलग है, और स्टील कितना रेजिस्ट करता है टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट को या टॉर्जनल फोर्स को, टॉर्जनल स्टील कितना रीइंफोर्समेंट कितना रेजिस्ट करता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। टोटल कम्युलेटिव नॉमिनल टॉर्जन जो है वो हमारी कंक्रीट और स्टील एज अ कम्युलेटिव जो है एज अ कंबाइन के तौर पे एज अ कंपोजिट मटेरियल बिहेव करके उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। So second theory basically is space stress analogy. Space stress analogy was firstly initiated in 1929, और उसके ऊपर जो है मिचेल्स एंड कॉलिंस ने बड़ी रिसर्च की, और उन्होंने फर्दर जो है वो जो अपना रिसर्च इन्वेस्टिगेशन थी वो चलती रही 1983 के अंदर। सोलंकी प्रेजेंटेड अ सिंप्लीफाइड डिजाइन अप्रोच बेस्ड ऑन द थ्योरी प्रेजेंटेड बाय मिचेल एंड कॉलिंस। जो मिचेल एंड कॉलिंस ने थ्योरी दी थी उसको 1983 के अंदर मजीद मॉडिफाई किया था सोलंकी ने, और उसके अंदर से जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस वगैरह सजेस्ट किए गए, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। So space stress analogy concept of space stress analogy is based on the assumption that the torsional capacity of a reinforced concrete section is derived from the reinforcement and the concrete surrounding the steel only. In this case, a thin walled section is assumed to act as a space stress. कि जो आपने reinforcement दी एज अ कंप्रेशन, एज अ टेंशन, एज अ स्टीरअप्स, उनका जो एक नेटवर्क बना हुआ होता है, जो फ्रेम बना हुआ है, उस फ्रेम के हर स्टील जो उसके अंदर फिल्ड है और जो सराउंडिंग में थोड़ा सा स्टील है, वो आपस में एक छोटा सा स्पेस ट्रस के तौर पे कंसीडर होगा, और जैसे ही वो स्टील मूव करता है वो अंदर से क्रैक्स वगैरह इमर्ज करवाता है। ये तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। सो जैसे ही आप एक छोटा सा स्पेस ट्रस के फॉर्म में अज्यूम करते हो कि जितना स्टील हमने प्रोवाइड किया है उसी स्टील के सराउंडिंग में जो कंक्रीट है, ये हमें एक छोटा सा मेंबर जो बच जाता है या छोटा सा एक हॉलो सेक्शन बच जाता है, उस सेक्शन को बेसिकली हम ट्रीट करते हैं द स्पेस ट्रस एनालॉजी। सिर्फ कंक्रीट और सराउंड जो स्टील उसके सराउंडिंग में जो छोटा सा कंक्रीट का लेयर है वो एक्ट करेगा एज अ स्पेस ट्रस। So the inclined spiral concrete strips between cracks resisted the concrete compressive forces, whereas the longitudinal bars at the corners and stirrups resist the tensile forces. कि जो छोटा सा आपने ट्रस बनाया, उस ट्रस में दो बार्स के दरमियान जो कंक्रीट है वो आपके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करेगा, और बार्स इटसेल्फ जो है वो टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करेंगे। अब ये हमारा मेंबर है, इसके अंदर जो मेन इन्फोर्समेंट जो आपको एरोड्स नजर आ रहे हैं और जो अंदर आपके डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं स्ट्रेट, ये आपके स्टीरअप्स हैं और मेन बार्स हैं। इनके सराउंडिंग में जो थोड़ा सा कंक्रीट था एक लेयर में हमने कंसीडर किया। बार्स के दरमियान जो आपके स्टीरअप्स हैं, उन स्टीरअप्स के दरमियान जो कंक्रीट है दैट विल रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस, और बार्स इटसेल्फ जो है वो टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करेंगे जब आपका मेंबर जो है वो ट्विस्टिंग फोर्स को फेस करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो स्पेस ट्रस एनालॉजी थ्योरी कहलाती है। उसके बाद स्पेस ट्रस एनालॉजी के अंदर हम आइडियलाइज ट्विस्ट या एक टॉर्क वर्सेस ट्विस्टिंग एंगल जो है उसका एक रेशो कंसीडर करते हैं कि अगर आपका एंगल जो है वो बेसिकली बहुत ही छोटा स्मॉलर है तो उस केस के अंदर आपका मेंबर जो है वो इनिशियल क्रैकिंग वगैरह जनरेट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेंबर जो है वो क्रैकिंग को मजीद इंक्रीज करता जाता है। So the behavior of RC member subjected to pure tension can be represented by idealized graph relating the torque versus the angle of twisting. एंगल ऑफ ट्विस्टिंग बेसिकली जो आप जब ट्विस्ट करते हो मेंबर को, कितने कर्व्स आपने ट्विस्ट किया,
कितनी ट्विस्टिंग जनरेट हुई, कितना ओरिजिनल लाइन जो एक बनाई थी हमने उससे कितनी लाइन वो स्विच कर गई अब एक न्यू पॉइंट के ऊपर, तो जो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग जनरेट हो रहा है उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ क्रैक्स और फेल्यूर अपीयर होंगे। अगर क्रैकिंग आपकी ट्विस्टिंग बिल्कुल हल्की सी है, मेंबर थोड़ा सा जो है वो डिफॉर्म हुआ है, तो उस केस के अंदर क्रैकिंग वगैरह हल्की फुल्की आ सकती है, लेकिन मेंबर उसको रेजिस्ट करेगा। अगर आप एक लकड़ी है हल्का फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेजिस्ट करेगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उसको घुमाते जाएंगे तो वो कंप्लीटली जो है आपका मेंबर जो है वो क्रैक्स वगैरह बढ़ते बढ़ते जो है एक मेंबर आपका फाइनली जो है वो फेल्यूर की तरफ जाएगा। सो स्पेस ट्रस्ट एनालॉजी की थ्योरी के बेस पे जो हमें टॉर्जनल नॉमिनल टॉर्जनल कैपेसिटी की जो इक्वेशन दी गई, दैट इज 2 into AT into Fy over S x1 into y1। AT बेसिकली क्या होता है? AT इज अ वन लेग स्टीरअप। जो आपकी स्टीरअप है बेसिकली वो एक लेग जो आपने प्रोवाइड की है, चारों साइड नहीं, सिर्फ एक लेग जो आपने प्रोवाइड की है, दैट दो दो स्टीरअप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस बेसिकली रेजिस्ट द कंपैरेटिव स्ट्रेसेस। क्योंकि जो टॉर्जन की वजह से दो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, कंपैरेटिव और टेंसाइल, तो टेंसाइल हमारा स्टील हैंडल करेगा, तो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस दैट कैन बी रेजिस्टेड बाय कंक्रीट बिटवीन दैट टू लेग्स, जो आपकी कंक्रीट की या स्टीरअप की जो लेग्स हैं। सो S is the spacing of the stirrups and x1 and y1 basically are the distances, जो कि आपके डिस्टेंस कौन से हैं? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिस्टेंसेस, जो लॉन्ग साइड्स हैं दोनों, शॉर्ट एंड लॉन्ग साइड्स बेसिकली। फर्दर जो हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है वो हम किस तरह से निकालते हैं? P नॉट ओवर 2 इंटू एरिया नॉट इंटू स्ट्रेन ओवर 10 अल्फा प्लस PH इंटू स्ट्रेन 10 अल्फा ओवर P नॉट प्लस 2 इंटू स्ट्रेन D ओवर साइन अल्फा। ये तमाम डायमेंशंस के अंदर जो आपकी स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेन्स और स्ट्रेसेस हैं, उन्हीं को कंसीडर करके हम एक ट्विस्टिंग एंगल जो है उसको कैलकुलेट करते हैं मेंबर्स के अंदर। उसके बाद जो प्रीसीडिंग ट्विस्टिंग एक्सप्रेशन इन एनालॉगस टू द कर्वेचर एक्सप्रेशन, के कर्वेचर जो है वो ओवरऑल कितना डेवलप हुआ, दैट कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई जो है हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेट हम करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ और स्टील की स्ट्रेंथ ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन को कंसीडर करते हुए। उसके बाद हमारे पास टॉर्शनल कैपेसिटी, जो अल्टीमेट टॉर्शनल कैपेसिटी है वो हम फाइंड आउट करते हैं 2 into A नॉट इंटू सम ऑफ एरिया ऑफ स्टील इंटू Fy ओवर P नॉट इंटू AH FH Y ओवर S होल पावर माइनस होल पावर 1/2। तो इसके अंदर जो है हमारे पास यील्डिंग स्ट्रेंथ आ जाती हैं, यील्डिंग स्ट्रेस है, एरिया ऑफ स्टील है, टोटल स्टैटिक लोड है, उसके बाद जो है हमारे पास टोटल सेक्शन का ओवरऑल जो है एरिया कितना है, स्पेसिंग बिटवीन द बार्स कितनी है, इन तमाम चीज़ों को हम कंसीडर करके ओवरऑल एक अल्टीमेट टॉर्जनल कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है, दूसरा कर्वेचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली फिगर के अंदर जो आपको नजर आ रहा है कि सेंट्रॉइड सेक्शन से हमारा जो मेंबर है वो कितना ट्विस्टिंग जनरेट कर रहा है, उसी हिसाब से पर यूनिट लेंथ हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कंसीडर करते हैं। और कर्वेचर बेसिकली जो है ओरिजिनल उसके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से वेरिएशन कितनी आई उसको हम कर्वेचर से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो कि फाई एंगल है। तो हमारे पास जो मेंबर था उसका ओरिजिनली जो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था, अब जब ट्विस्टिंग जनरेट हुई तो उसके विड्थ या क्रॉस सेक्शन के अंदर जो वेरिएशन आई, उसके एंगल और उसकी जो ओवरऑल दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो मूवमेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल एक जो क्रॉस सेक्शन है, अगर हम उसकी एक्स डायरेक्शन की बात करें यानी कि एक ब्रेथ की बात करें, तो ब्रेथ जो है वो कितना मूव हुआ और ओवरऑल डेप्थ कितनी मूव हुई, उसी हिसाब से जो है वो हम एंगल ऑफ कर्वेचर और एंगल ऑफ ट्विस्टिंग डिसाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे मेंबर्स के अंदर कितनी शेयर स्ट्रेसेस हैं, शेयर स्ट्रेसेस जो हैं वो ओवरऑल हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, उसकी फार्मूलाज वगैरह हैं, फिर ट्विस्टिंग एंगल है, जो हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या आ रहा है उसको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, उसकी डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह सजेस्टेड हैं। जी बेसिकली इज अ शेयर मॉड्यूलस और ई जो है वो मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, जिनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो है टॉर्शनल क्रैकिंग शेयर हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। And for compound rectangular sections we have also different equations suggested। तो ये हमारे पास जनरल एक क्राइटेरियाज और ओवरऑल फार्मूलाज थे जिनकी बेस के ऊपर टॉर्जन को ओवरऑल कंसीडर किया जाता है। अब जो है वो हम मजीद आगे चलते हैं, ACI का डिज़ाइन प्रोसीजर वगैरह फॉलो करते हैं, उसके बाद डिज़ाइन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। So torsional strength in reinforced concrete members। अब torsional strength of plain concrete members हमने डिस्कस किए थे, अब हम reinforced concrete के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ACI का प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि दोनों reinforced में जो आपके स्टीरअप्स हैं और मेन बार्स हैं,
दोनों क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो टॉर्जन के फेल्यूर के अंदर या टॉर्जनल को कंसीडर करते वक्त। उसके बाद जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जिस तरह से हम फ्लेक्सुरल और shear को डिज़ाइन करते हैं। तो stirrup must be closed because the torsional stresses occur at all the faces of the section। के stirrup जो है वो क्लोज होने चाहिए क्योंकि टॉर्शनल जो फोर्सेस हैं वो पूरे ओवरऑल जो मेंबर को ट्विस्ट करते हैं, इस वजह से हमने उसको कंसीडर करना है। उसके बाद reinforcement required for torsion must be added to that required for shear, bending moment and axial forces। जो axial forces, bending moment, shear के लिए आप reinforcements निकालते हो उनको हमने कंसीडर करना है। उसके साथ साथ आपने टॉर्जन को डिज़ाइन करके उसकी भी reinforcement को कंसीडर करना है। उसके बाद जो नॉमिनल इंटेंसिटी है शुड बी हायर देन द अल्टीमेट टॉर्जनल कैपेसिटी। और जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो यही है बस के ओवरऑल जो नॉमिनल इंटेंसिटी हम टॉर्जन की कंसीडर करते हैं वो अल्टीमेट कैपेसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए एज पर डिज़ाइन क्राइटेरियाज। सो फर्दर वी हैव अ टॉर्जनल ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स। टॉर्जनल ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स के अंदर हम 3 पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं जो कि हमारे कंक्रीट कंप्रेशन डायगोनल स्ट्रेसेस के अंदर या स्पेस टॉर्सनोलॉजी के प्रोसीजर में फॉलो होते हैं, जिनको हम आफ्टर टॉर्शनल क्रैकिंग अकर्स द टॉर्क इज रेजिस्टेड बाय क्लोज्ड स्टीरअप्स, longitudinal bars and concrete compression diagonals referring to the figure below। फिगर को हम बाद में देखते हैं। ओवरऑल जो ACP पैरामीटर है दैट्स बेसिकली इनक्लोज्ड बाय आउटसाइड पेरीमीटर ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। जो स्पेस टॉर्सनोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो हमारा सेक्शन है किस तरह से हम हाफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक इनक्लोज सेक्शन को हमने कंसीडर करना है। उसी इनक्लोज सेक्शन का ओवरऑल पेरीमीटर है जिसको हम PCP से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। और AOH बेसिकली इज द एरिया इनक्लोज बाय सेंटर लाइन ऑफ द आउटरमोस्ट क्लोज ट्रांसवर्स टॉर्जनल रिइंफोर्समेंट। कि ये 3 पैरामीटर्स जो हैं वो हमने कंसीडर करने होते हैं व्हाइल एनालाइजिंग द ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स इन द कैपेसिटी ऑफ टॉर्जन। उसके बाद जो A नॉट है, A नॉट बेसिकली इज द ग्रॉस एरिया इनक्लोज्ड बाय shear flow path and may be taken equals to 0.85 of AOH। जो कि AOH बेसिकली A नॉट हम डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम एनालिसिस और जो shear path फॉलो हो रहा है उसी हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। PH basically is the perimeter of outermost closed transverse torsional reinforcement and phi is the angle of कंप्रेशन डायगोनल्स, जो डायगोनल एंगल है जहाँ पे क्रैक्स मूव करते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर, जो कि 30 से 50 डिग्री या 60 डिग्री के दरमियान जो है वो वेरी हो रही होती है और हम नॉर्मली जो है रिइंफोर्स कंक्रीट के अंदर 45 डिग्रीज कंसीडर करते हैं। तो ये तमाम पैरामीटर्स हैं, इन तमाम पैरामीटर्स को हमने कंसीडर करना होता है और हम किस तरह से इनको यूटिलाइज करेंगे वो आपका डिज़ाइन एग्जाम्पल जब हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज ये आपका जो फिगर आपको टॉप पे नज़र आ रही है, यहाँ पे एक आउटर डायमेंशंस हैं x नॉट और y नॉट और इनर डायमेंशंस हैं जो कि स्टील जो आपका स्टीरअप है, स्टीरअप दोनों डायरेक्शंस के अंदर आप कंसीडर करोगे तो एज ऑफ स्टीरअप टू एज ऑफ अदर स्टीरअप जो है वो x1 है, दूसरी एज ऑफ स्टीरअप टू एज ऑफ अदर स्टीरअप जो है इसको y1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो ACP एरिया ऑफ क्लोज जो डिस्टेंस है बेसिकली वो आपका ओवरऑल एरिया माना जाएगा जिसको हम x नॉट और y नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। और ACH बेसिकली इज द कॉर्ड एरिया जिसको हम x1 और y1 से मल्टीप्लाई करके कंसीडर करेंगे। और जो श्रेडेड एरिया है सेंटर टू द स्टीरअप्स तक उसको हम किस तरह से कंसीडर करना है। इसी तरह से आपके पास जो मेंबर्स हैं T सेक्शंस और I सेक्शंस उनके अंदर किस तरह से हम फार्मूलाज को यूटिलाइज करेंगे वो आपको डायमेंशंस वगैरह यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो आपको शेडेड पोर्शंस है उन शेडेड पोर्शंस के हिसाब से आपने डायमेंशंस को कंसीडर करना होता है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्रैकिंग टॉर्शनल मूवमेंट। टॉर्शनल मूवमेंट क्रैकिंग जो है हमने किस तरह से कंसीडर करनी है। मूवमेंट cracking movement under pure tension TCR may be derived by replacing the actual section prior to cracking with an equivalent thin wall tube जिसको हम thin wall के हिसाब से कंसीडर करेंगे जो कि 0.75 of ACP over PCP यानी एरिया ऑफ ओवरऑल क्लोज सेक्शन जो है उसका एरिया ओवरऑल उसके पेरीमीटर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है जनरली जो टॉर्क फोर्स है वो हम 2 into A नॉट इंटू लेमडा या रो इंटू टी, जो कि बेसिकली जो है रो है वो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस है और जिसको हम 4 टाइम्स लेमडा अंडर रूट ऑफ सी डैश से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्रैकिंग टॉर्शनल मूवमेंट है उसका फार्मूला 4 टाइम्स लेमडा अंडर रूट ऑफ सी डैश इंटू ACP स्क्वायर ओवर PCP एरिया ऑफ क्लोज सेक्शन ओवर पेरीमीटर शुड बी इक्वल्स टू द नॉमिनल टॉर्शनल कैपेसिटी और अल्टीमेट टॉर्जन जो है वो फाई इंटू क्रैकिंग टॉर्जन जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओवरऑल इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ हमारे पास अलोएबल टॉर्जन की ओवरऑल एक्सप्रेशंस वगैरह सजेस्टेड हैं कि हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। जो अल्टीमेट फैक्टर टॉर्जन है शुड बी लेस देन द नॉमिनल टॉर्जन और जिसको हम अलोएबल टॉर्जन से भी रिप्रेजेंट करा रहे हैं। सो नाउ वी हैव इक्विलिब्रियम एंड कंपैटिबिलिटी टॉर्जन्स।
So in structural analysis of concrete members, we have different forces acting on the members such as normal forces, bending moments, shear forces and torsional moments. ये तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता चल गई कि कौन कौन से पॉसिबल फोर्सेस हैं जो कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर एक्ट करते हैं. So the design of a concrete member is based on the failure of the members under the factor loads. कि जो फैक्टर लोड्स हैं उनकी वजह से जो फेल्यूर अपीयर होते हैं उन्हीं के हिसाब से हम ट्रीट कर रहे होते हैं मेंबर्स को. So in statically indeterminate members, a redistribution of movement occurs before failure. Consequently, design movements may be reduced, whereas in statically determinate members such as simple beams or cantilevers, no movement redistribution occurs. अब sometimes क्या होता है कि कंटिन्यूस मेंबर्स हैं, कंटिन्यूस मेंबर्स के अंदर आपने कंटिन्यूस बीम्स प्रोवाइड किए और तमाम मेंबर्स जो हैं स्लैब्स भी आपने कंटिन्यूस स्पैन्स के तौर पे डिज़ाइन की. तो वहां पे अगर खुदा ना खास्ता एक मेंबर कोई कॉलम एक सर्टेन डिफ्लेक्शन को फेस करता है तो आपके जो स्टिफ मेंबर्स हैं तो उन स्टिफ मेंबर्स की वजह से उस कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है अदर मेंबर्स के अंदर, जो कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर पॉसिबल है. लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस की बात करें इन सिंपल मेंबर्स डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, तो वहां पे अगर आपके सिंपल एक कमरा है सिंपल 4 कॉलम्स के ऊपर, एक कॉलम अगर सेटल हो जाता है तो ओवरऑल तमाम मेंबर्स के अंदर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इस वजह से जो है मेंबर आपका कोलैप्स कर जाता है. तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स है और यहाँ पे जो है हमारे पास जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स है. सो इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, two possible cases may apply after cracking. Those cases basically are, जिसके अंदर पहला जो केस है वो इक्विलिब्रियम टॉर्जन कहलाता है. दिस केस अकर्स व्हेन द टॉर्जनल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड अल्टीमेट फैक्टर टॉर्जन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स. एंड द केस ऑफ सिंपल बीम्स, इक्विलिब्रियम टॉर्जन जो है उस केस के अंदर अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर्स कंसीडर करते हैं, कैंटिलीवर केसेस कंसीडर करते हैं, सिंपली सपोर्टेड मेंबर्स कंसीडर करते हैं, तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है वो समटाइम्स अचीव होती है, समटाइम्स नहीं होती. जब आपका टॉर्जन अपीयर होता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स नहीं होती. इस वजह से इस केस को जो है हम एज अ सिंपल या इक्विलिब्रियम टॉर्जन के हिसाब से ट्रीट करते हैं. सेकंड केस बेसिकली इज द कंपैटिबिलिटी टॉर्जन. जब आपके मेंबर्स कंटिन्यूअस डिजाइन होते हैं, कंटिन्यू मेंबर्स आपके डिजाइन हुए, तो उस केस के अंदर अगर कोई एक मेंबर आपकी सेटलमेंट को फेस करता है, टॉर्जन फोर्सेस अपीयर होते हैं, तो वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस या फोर्सेस की जो क्राइटेरिया है वो अपीयर होता है और वो अप्लाई हो जाता है मेंबर्स के अंदर. एक मेंबर के ऊपर जो आपकी स्ट्रेसेस हैं वो दूसरे मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो उस केस को बेसिकली हम कंपैटिबिलिटी टॉर्जन के हिसाब से डिजाइन कर रहे होते हैं. सो इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस के हिसाब से जो ACI सजेस्ट करता है लिमिटेशन ऑफ टॉर्शनल मूवमेंट स्ट्रेंथ, वी हैव फॉर सॉलिड सेक्शंस डिफरेंट इक्वेशंस एंड फॉर हॉलो सेक्शंस वी आल्सो हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस हियर. इन एक्सप्रेशंस को हम कंसीडर करते हैं और टॉर्शनल मूवमेंट स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं. इसी तरह से हमारे पास वेब रीइंफोर्समेंट है कि ACI के अप्रोचेस जो हैं वेब रीइंफोर्समेंट के हिसाब से क्या कहते हैं, क्लोज्ड स्टीरअप्स जब हम प्रोवाइड करते हैं, AT जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है उसका ओवरऑल एरिया कितना होना चाहिए, नॉमिनल जो हमारी टॉर्क है वो 2 into A0 into AT FYT cot theta over S, phi basically is 0.75 and Tn basically is the nominal टॉर्जन जो कि अल्टीमेट टॉर्जन या फैक्टर टॉर्जन डिवाइडेड बाय थीटा या फाई फैक्टर हम कंसीडर कर रहे होते हैं नॉर्मली. अब वेब इन्फोर्समेंट के लिए एरिया ऑफ क्लोज स्टीरअप आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, मजीद उसकी डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह सजेस्टेड हैं. यहाँ पे हम जो है जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं इक्वेशंस का, क्योंकि आगे हमने डिजाइन एग्जांपल्स भी सॉल्व करना है, तो जो रिलेवेंट इक्वेशंस और डिजाइन एक्सप्रेशंस होंगी उनको हमने वहाँ यूटिलाइज करना है. तो स्टेप बाय स्टेप आप जैसे यूटिलाइज करते जाओगे आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी. उसके बाद क्लोज्ड एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के बाद हमारे पास एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल एरिया ऑफ स्टील या लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के हिसाब से इक्वेशन सजेस्टेड हैं, जो कि आप AT over S into PH FYT over FY into cot theta स्क्वायर आप फाइंड आउट करते हैं. इनको आपने यूटिलाइज करना है, अचीव करना है मेंबर्स के अंदर के एडिशनल रिइंफोर्समेंट आया, हमें एज अ मेन रिइंफोर्समेंट के साथ कोई लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी चाहिए उन टॉर्शनल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए या नहीं, उसी हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं. थीटा यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्रीज है. इसी तरह से जो AL लॉन्गिट्यूडनल स्टील है AT over S into PH भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. इट शुड बी इक्वल्स टू 2 times एरिया ऑफ
ट्रांसवर्स लेग स्टील जो कि आपका स्टीरअप स्टील है, डिवाइड बाय स्पेसिंग इनटू x1 प्लस x2। x1 एंड x2 जो है वो द डायमेंशंस हैं, इनको भी हम कंसीडर करते हैं वाइल कंसीडरिंग अवर जो है वो वेब रीइंफोर्समेंट फॉर द टॉर्जन केस। उसके बाद मिनिमम टॉर्जनल स्टील है। मिनिमम टॉर्जनल स्टील को हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपकी कंक्रीट 4.5 KSI से कम है या 4.5 KSI से ज़्यादा है, दोनों के लिए आपके पास फार्मूलाज वगैरह सजेस्टेड हैं। इन फार्मूलाज को यूटिलाइज करके आप मिनिमम ट्रांसवर्स क्लोज स्टीरअप आप फाइंड आउट करते हो कि मिनिमम जो है हमारे पास स्टील टॉर्जनल इन्फोर्समेंट के लिए जो क्लोज स्टीरअप फॉर्म के अंदर है वो कितनी होनी चाहिए। और आगे जो है हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स आल्सो। यहाँ पे हमारे पास जो है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फॉर द लॉन्गिट्यूडनल एज अ मेन इन्फोर्समेंट, वो भी एक इक्वेशन सजेस्टेड है। इससे हम जो है वो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करते हैं इन द केस ऑफ टॉर्जन। सो जब हम ACI डिज़ाइन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जब डिज़ाइन करने के लिए कोई भी डिज़ाइन एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं बीम्स के केसेस के अंदर, तो वहाँ पे जो टॉर्जन का एक प्रोसीजर फॉलो होता है, उस प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हम फैक्टर लोड्स या फैक्टर शेयर फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं और फैक्टर टॉर्जनल ओवरऑल अल्टीमेट मूवमेंट हमारे पास कितनी है उसको हम डिसाइड करते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज फॉर शेयर एंड टॉर्जन आर एट सेक्शन D, जो कि D डेप्थ है हमारे पास, उस डेप्थ के अंदर हम एक क्रिटिकल सेक्शन को डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल क्रिटिकल सेक्शन जहां पे डायगोनल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हैं वहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लेट्स सपोज कि मेंबर के अंदर D डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द फेस, D डिस्टेंस के ऊपर जो है हमारे पास एक क्रिटिकल सेक्शन जनरेट होता है। उसी हिसाब से हम फैक्टर शेयर फोर्स और फैक्टर टॉर्जनल फोर्सेस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम शेयर इन्फोर्समेंट डिसाइड करते हैं। शेयर इन्फोर्समेंट के अंदर हमारे पास टॉर्जनल इन्फोर्समेंट है, जो कि अगर आपका अल्टीमेट फैक्टर टॉर्जन जो है अगर ज़्यादा आता है कंक्रीट और क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं क्या हमने क्या करना चाहिए। और इसी तरह से जो है वो शेयर इन्फोर्समेंट के अंदर भी हम चेक अप्लाई करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम शेयर को डिजाइन करते हैं। नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि इधर कंक्रीट की शेयर कितनी है और ओवरऑल स्टील का शेयर कितना रेजिस्ट कर रहा है। इसी तरह से स्टील का शेयर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं अल्टीमेट फैक्टर्ड शेयर माइनस कंक्रीट शेयर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टर, जिससे आपको ओवरऑल एक शेयर मिल जाती है कि स्टील रेजिस्टेंस मटेरियल कितना शो करा रहा है। इसी तरह से जो आपके स्टील के या कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं वहां से भी आप शेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम वेब शेयर को आइडेंटिफाई करेंगे। वेब शेयर के बाद डिफरेंट चेक्स को अप्लाई किया जाएगा कि एरिया ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट या स्टीरअप्स के हिसाब से उनकी स्पेसिंग के हिसाब से मिनिमम एरिया ऑफ स्टील की इक्वेशन सेटिस्फाई आ रही है या नहीं आ रही, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद केसेस डिसाइड किए जाएंगे कि इधर जो इक्विलिब्रियम टॉर्जन है, ओवरऑल फैक्टर टॉर्जन मूवमेंट है, वो किस केस के अंदर फॉल कर रहा है, इक्विलिब्रियम टॉर्जन के अंदर या आपका कंपैटिबिलिटी टॉर्जन के अंदर, उसको डिसाइड करते हैं। फिर हम ओवरऑल साइज ऑफ द सेक्शन को कंसीडर करेंगे, उसको एनालाइज करने के बाद उसको चेक अप्लाई करेंगे कि इधर सेक्शन जो है वो हमारा सेफर साइड के ऊपर है या नहीं। उसके बाद डिटरमाइन करते हैं हम क्लोज स्टीरअप्स के लिए ओवरऑल एरिया कितना रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम अलोएबल स्पेसिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। स्टीरअप्स को डिसाइड करने के बाद हम एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल स्टील को फाइंड आउट करते हैं कि टोटल लॉन्गिट्यूडनल स्टील आइदर जो हमने प्रोवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड जो टेंशन इन्फोर्समेंट, एडिशनल इन्फोर्समेंट अगर हम लॉन्गिट्यूडनल के केस में टॉर्जन अगर ज़्यादा एक्सीड कर रहा है हमारे जो स्ट्रेसेस प्रोवाइड हैं या जो स्टील प्रोवाइडेड है उससे, तो हमने एडिशनल इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है जो कि हमारा रेजिस्ट करेगा टॉर्शनल स्ट्रेसेस को। वो हमने फाइंड आउट करना है कि मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो है वो टॉर्जन के केस में आपको कितनी रिक्वायर्ड है, एडिशनल इन्फोर्समेंट आपने प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी। उसके बाद हम टोटल एरिया ऑफ क्लोज स्टील्स फाइंड आउट करते हैं जो कि अल्टीमेट फैक्टर्ड शेयर और फैक्टर्ड जो टॉर्जन है उसको रेजिस्ट करेगा। और जो है फाइनली हम क्लोज्ड स्टीरअप्स के हिसाब से हम स्पेसिंग को डिसाइड करते हैं जो कि कम से कम जो है 12 इंचेस आपने प्रोवाइड करनी है या pH/8 आपने मिनिमम वैल्यू रखनी है। The stirrup should be extended a distance BT plus D beyond the point theoretically no longer, so whereas BT basically is the width of the cross section। जो आपकी overall extension है stirrups की वो कितनी होनी चाहिए, दोनों legs जो आप कनेक्ट करते हो extension वहाँ पे कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है overall find out करनी है। एक डिज़ाइन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर मजीद आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। So now we have a design example of equilibrium torsion. Basically determine the necessary web reinforcement for the rectangular section as shown in figure 1. The section is subjected to an factored shear force of 48 kips and equilibrium torsion of 360 kips at a section located at a distance D from the face of the support. Use normal weight concrete with comparative strength of 4 KSI and steel yielding strength of 60 KSI. जो सेक्शन है वो 23 बाय 16 इंचेस का है जिसके अंदर आपको 2.5 इंचेस क्लियर कवर ऑलरेडी गिवन है।
और जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है वो आप डिडक्ट कर दोगे फ्रॉम 23 में से 2.5 इंचेस, जो कि सेंटर ऑफ इन्फोर्समेंट से लेके बॉटम फाइबर या टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस है। 2-4 नंबर की बार्स ऊपर है और 5 जो है 9 नंबर की बार्स नीचे एज अ टेंशन इन्फोर्समेंट है। हमने जो है नेसेसरी वेब रीइंफोर्समेंट को डिसाइड करना है कि आइदर रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी है। So now we have a solution. First of all, we have design forces, ultimate shear, we have 48 kips and equilibrium torsion, we have 360 kip inches. और सेकंड स्टेप के अंदर हमने shear reinforcement को डिसाइड करना है कि आइदर shear reinforcement हमने प्रोवाइड करनी है या जो सेक्शन हमने प्रोवाइड किया है वो इनफ है shear stresses को रेजिस्ट करने के लिए। सो कंक्रीट की जो shear है वो हम फाइंड आउट करते हैं। जो अल्टीमेट shear है फैक्टर्ड वो आपका ज्यादा है अगर 5VC/2 से, तो उस केस के अंदर हमारा जो shear reinforcement है वो हमने प्रोवाइड करना है। इस केस में हमने 5VC जब फाइंड आउट किया तो 5 into 2 times lambda into FC dash into BD ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 31.1 किप्स आ गई, जो कि जब आपने इसको हाफ कर लिया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू 15.55 आ गई। और 48 की जो अल्टीमेट फैक्टर्ड shear है वो 48 है, जो कि ज्यादा है 15.55 से, तो देयरफॉर वी हैव टू प्रोवाइड shear reinforcement टू काउंटरैक्ट दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम टॉर्शनल इन्फोर्समेंट को चेक करते हैं कि आइदर टॉर्शनल इन्फोर्समेंट हमने एडिशनल प्रोवाइड करनी चाहिए या जो हमारा सेक्शन है वो टॉर्जन जितना हमें रिक्वायर्ड है उसको वो फेस कर सकता है। सो उसके लिए हमारे पास क्या है कि टॉर्शनल इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड इफ अल्टीमेट फैक्टर टॉर्जन शुड मोर देन अलोएबल टॉर्जन। अलोएबल टॉर्जन आप कैसे निकालते हो? 5 लैम्डा under FC dash into ACP square over PCP. अब ACP basically is a enclosed outside perimeter of a concrete section, जो कि एरिया है basically enclosed area हम find out करते हैं, और PCP basically is the perimeter of concrete gross area। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ACP is equals to, जैसे आपको नीचे डायमेंशंस के अंदर नजर आ रहा है कि x नॉट y नॉट यानी ओवरऑल कंक्रीट का जो सेक्शन है वो हमारा ACP इनक्लोज्ड एरिया कहलाएगा, जो कि हमारे पास वैल्यू 368 इंच स्क्वायर आ गई। और जो पेरीमीटर है PCP बेसिकली वो आपके दोनों साइडों को आप ऐड कर देते हो x1 प्लस x नॉट प्लस y नॉट प्लस y नॉट, यानी 4 डायमेंशंस हैं, तो हमारे पास 2 टाइम्स x नॉट प्लस y नॉट जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो पेरीमीटर हमारे पास 78 इंचेस आ गया। उसके बाद हमने अलोएबल टॉर्जन फाइंड आउट किया, जो कि तमाम वैल्यूज आपने जब पुट की 0.751 लैम्डा इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट फैक्टर, 5 अंडर FC डैश बेसिकली इज अंडर 4000, और ACP स्क्वायर हमारे पास 368 स्क्वायर डिवाइड बाय 78 PCP, जो टोटल वैल्यू आई वो 82.36 के पिंच कि हमारा जो सेक्शन है वो 82.36 के पिंच जो है वो टॉर्जन रेजिस्ट करेगा। लेकिन जो अलोएबल या फैक्टर जो मैक्सिमम टॉर्जन है वो 360 है, जो कि ज्यादा है, तो उस केस के अंदर हमने टॉर्जन इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करना है। नोट दैट इफ फैक्टर टॉर्जन इज लेस देन 82 या अलोएबल टॉर्जन, so torsional reinforcement is not required but shear reinforcement may be required, क्योंकि shear पिछले केस में हमने चेक किया पिछली स्लाइड के ऊपर तो shear भी रिक्वायर्ड था। तो अगर यहाँ पे टॉर्जन आपका एक्सीड नहीं करता आपके अलोएबल टॉर्जन से, फैक्टर टॉर्जन ज्यादा नहीं आता या अल्टीमेट टॉर्जन, तो उस केस के अंदर हम टॉर्जन को तो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन shear जो है वहां पे आपने एडिशनल reinforcement प्रोवाइड करनी थी। So now step number 3A we have to design for shear। अल्टीमेट shear इज इक्वल्स टू जो टोटल सेक्शन की shear है वो कंक्रीट के shear और स्टील के shear के कम्युलेटिवली इक्वल है। तो कंक्रीट का जो स्टील का shear है बेसिकली आप कैसे निकालते हो? टोटल फैक्टर्ड shear माइनस कंक्रीट shear डिवाइडेड बाय 5 फैक्टर। टोटल shear हमारे पास था 48 टोटल shear था, और जो हमारे पास 48 इज इक्वल्स टू 31.1 प्लस 0.75 इंटू VS। बेसिकली आपने पिछले जो फार्मूला है इसके अंदर रखा तो VS की जो वैल्यू आई वो 0.75 VS आ गई थी। तो यहाँ पे टोटल फैक्टर्ड shear हमारे पास 48 था। जैसे इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो अल्टीमेट shear ड्यू टू स्टील हमारे पास वैल्यू आ गई 22.5। सो कंपेयर द कैलकुलेटेड VS विद द मैक्सिमम परमिटेड वैल्यू। जो मैक्सिमम परमिटेड वैल्यू कितनी है? 8 टाइम्स अंडर FC डैश BWD अकॉर्डिंग टू ACI सेक्शन 11.4.7.9. So if calculated VS is less, proceed with the design. If not, increase the dimensions of the section. अगर आपका यहाँ पे 8 under FC dash into BWD वैल्यू आपकी जस्टिफाई नहीं कर रही तो उस केस के अंदर जो है हमने सेक्शन के डायमेंशंस को इम्प्रूव कर लेना है। उसके बाद हमने मैक्सिमम shear जो फाइंड आउट किया वो आया 166.6 के, जो कि स्टील के
जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है शेयर की उससे ज़्यादा है, सो शेयर वेब रिइंफोर्समेंट जो है आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टील ओवर एस इज इक्वल्स टू वी एस ओवर एफ वाई डी। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो ए वी बेसिकली इज द एरिया ऑफ टू लेग्स ऑफ द स्टीरप्स, और एस जो है वो स्पेसिंग है दोनों बार्स के दरमियान या स्टीरप्स के दरमियान। उस तरह से हमने इसकी इक्वेशन को यूज करना है शेयर इन्फोर्समेंट के लिए। सो ए वी ओवर एफ टू लेग्स के लिए जब हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि वी एस ओवर एफ वाई डी हमारे पास है, जो कि आया 0.018 इंच स्क्वायर पर इंच। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वन लेग के लिए आ जाता है 0.009 इंच स्क्वायर पर इंच। उसके बाद हमने अल्टीमेट जो टॉर्जन था 360 की पिंच, डिटरमाइन द सेक्शनल प्रॉपर्टीज अज्यूमिंग 1.5 इंच कंक्रीट कवर एंड नंबर 4 जो है वो डायमीटर स्टीरप्स हैं। सो x1 हमारा क्या हो जाता है, शॉर्टर साइड डिस्टेंस, जो कि विड्थ टू सेंटर ऑफ स्टीरप्स, सेंटर ऑफ स्टीरप से लेके आप सेंटर ऑफ अदर स्टीरप तक डिस्टेंस ले रहे होते हो, तो 16 टोटल हमारे पास इफेक्टिव विड्थ थी सेक्शन की, माइनस 2 टाइम्स 1.5 is concrete cover plus 0.25 basically is half of the stirrup जो कि हमने कंसीडर करना है। उसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस x1 आया वो 12.5 इंचेस आया। इसी तरह से जब आप y साइड के ऊपर कंसीडर करते हो डेप्थ, क्योंकि हमने x0 y0 और x1 y1, x0 हमारे पास टोटल जो है वो विड्थ थी और y0 हमारे पास टोटल उसकी डेप्थ थी। यहाँ पे x1 जो है हमारे पास हो जाता है सेंटर ऑफ वन स्टीरप टू सेंटर ऑफ अदर स्टीरप तक डिस्टेंस, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जहाँ पे हमने ACP PCP की बात की थी वहाँ पे हम कैलकुलेट कर आए थे। तो यहाँ पे हमारे पास A0H बेसिकली क्या होता है, x1 y1, और एरिया ऑफ A0H basically is the area enclosed by center line of the outermost closed transverse torsional reinforcement, and A0 basically is the gross area enclosed by shear flow path and may be taken as 0.85 of A0H। यानी A0H जब आप x1 y1 से टोटल ग्रॉस एरिया फाइंड आउट करते हो तो टोटल A0 जो है वो 85% ऑफ द क्रिटिकल एरिया कंसीडर होता है, जो कि टोटल ग्रॉस एरिया का। उसके बाद हमारे पास फाई जो है वो एंगल है, जो कि कंप्रेशन एंगल डायगोनल एंगल है, जो कि हम 30 डिग्री से 60 डिग्री के दरमियान ले रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे पास 45 डिग्रीज होती है। A0H हमने जब फाइंड आउट किया x1 और y1 से, जो 244 इंच स्क्वायर आया। A0 हमारे पास 0.85 ऑफ A0H होता है, जो कि 207.2 इंच स्क्वायर आया। तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाता है 2 इंटू x1 प्लस y1, जो हमारे पास 64 इंचेस आया। थीटा हम यूज कर रहे हैं 45 डिग्रीज और कॉट थीटा हमारे पास कांस्टेंट 1 है, जो कि हम इक्विलिब्रियम टॉर्जन के लिए कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम सेक्शन की ओवरऑल एडिक्वेसी को चेक करते हैं। सेक्शन की एडिक्वेसी क्या है कि टोटल जो फार्मूला है लेफ्ट साइड के ऊपर वो अल्टीमेट शियर ओवर BWD होल स्क्वायर प्लस factor torsion into pH over 1.7 into A0H whole square should be less than equals to 5 VC over BWD plus 8 times concrete compressive strength। अब 5 VC बेसिकली हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर फाइंड आउट किया था, जो कि 31.1 किप्स था, और VC हमारे पास सिर्फ कंक्रीट की वजह से जो आया वो 41.5 आया। 5 की वैल्यू 0.85 आप डिवाइड कर दोगे 31.1 ओवर 0.85 तो आपके पास वैल्यू 41.5 आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड तमाम वैल्यूज आपने पुट की, तो पीएच आपके पास पेरीमीटर था जो 64 है, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर रहा है, जो कि 271 psi था। इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड के ऊपर तमाम वैल्यूज जो रखी, फाई हमारे पास 0.75 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो 475 psi आई, जो कि अगेन ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड 271 psi से। देयरफॉर वी कैन से दैट सेक्शन प्रोवाइडेड इज एडिक्वेट एंड वी हैव टू मूव ऑन इन द डिजाइन। उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं रिक्वायर्ड क्लोज्ड स्टीरप्स एरिया ड्यू टू टॉर्जन के ओवरऑल टॉर्जन की वजह से क्लोज्ड स्टीरप्स का एरिया कितना होना चाहिए। दैट इज फार्मूला इज AT over S is equals to nominal torsion divided by 2 into A0 FYT into cot theta। सो नॉमिनल टॉर्जन बेसिकली क्या होता है, जो कि अल्टीमेट टॉर्जन डिवाइड बाय 5 फैक्टर आप डिवाइड करते हो, तो टोटल हमारे पास नॉमिनल टॉर्जन जो आया वो 480 की पिंच आ गया। कॉट थीटा हमारे पास 1 है। A0 हम पीछे ऑलरेडी फाइंड आउट कर रहा है, जो हमने 0.85 ऑफ A0H लिया था, जो कि 207.2 इंच स्क्वायर है। अब AT over S हमारे पास जो वैल्यू आई वो पर वन लेग हमारे पास 0.019 इंच स्क्वायर पर इंच की जो वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन्फोर्समेंट चेक करते हैं कि इधर लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट हमें कितना रिक्वायर्ड एडिशनल प्रोवाइड करना है। AL is equals to AT over S into PH FYT over FY into cot theta square।
AT/S हमारे पास जो अभी हमने पिछली स्लाइड के ऊपर 0.019 निकाला था। PH हमारे पास पेरीमीटर था जो कि 64 इंचेस है। FYT और FY दोनों 60 KSI इक्वल हैं क्योंकि स्ट्रेसेस जो हैं वो हम मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हैं। तो कॉट थीटा हमारे पास 1 था, तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्टील आया वो हमारे पास 1.21 इंच स्क्वायर आ गया। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील के लिए एक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, 5 times under FC dash ACP over FY minus AT over S into PH FYT over FY। तो यहाँ पे हमने मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील फाइंड आउट करना है पहले। तो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल के लिए ACP हमारे पास 368 इंच स्क्वायर था, AT over S 0.019, FY और FT जो है FYT दोनों 60 KSI हैं। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो वैल्यू आई वो 0.72 इंच स्क्वायर आई। जो डिजाइंड वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल स्टील की थी वो 1.21 इंच स्क्वायर है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी हैव मिनिमम वैल्यू कम है हमारी, तो जो डिजाइंड वैल्यू है उसको हमने यूज करना है। सो लॉन्गिट्यूडनल एरिया ऑफ स्टील हमारे पास 1.21 इंच स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं टोटल एरिया ऑफ क्लोज्ड स्टीरअप फॉर 1 लेग AVT over S is equals to AT over S plus AB over 2S। AVT हमारे पास क्या है 0.018 over 2 जो कि हमने AT ऑलरेडी पीछे निकाल के आए थे 1 लेग का, डिवाइड बाय 2 प्लस 0.0019 जो कि हमारे पास 1 लेग के लिए स्टीरअप था या स्पेसिंग थी, जो कि हमारे पास टोटल AVT 1 लेग के लिए आया 0.028 इंच स्क्वायर पर इंच। सो यूजिंग नंबर 4 स्टीरअप्स, नंबर 4 बार हमने स्टीरअप्स के लिए यूज करनी है। एरिया ऑफ 1 लेग जो है वो हमारे पास 0.2 इंच स्क्वायर है। सो स्पेसिंग हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल एरिया ऑफ बार 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल AVT हमने 1 लेग का कितना है 0.028 इंच स्क्वायर पर इंच। तो टोटल स्पेसिंग हमारे पास आ गई 7.14 इंचेस, जिसको हमने राउंड अबाउट करके या थोड़ा सा मिनिमाइज करके 7 इंचेस चूज कर लिया। उसके बाद हम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं कि ओवरऑल मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी PH बाय 8 कितनी होनी चाहिए। पेरीमीटर 64 डिवाइड बाय 8 टोटल 8 इंचेस आया, या मिनिमम जो है वो 12 इंचेस। जो डिजाइन जो स्पेसिंग थी वो 7 इंचेस आ रही थी, तो जो कि हमने दोनों वैल्यूज से कम है तो इस वजह से हम 7 इंचेस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो है वो कितना होना चाहिए, जो कि 50 टाइम्स BW ओवर FYT हमारे पास वैल्यू आई 0.013133 इंच स्क्वायर पर इंच, जो कि वैल्यू हमारी 0.028 इंच स्क्वायर पर इंच जो प्रोवाइड की है उससे कम है, तो इस केस के अंदर हम मिनिमम को इग्नोर कर रहे हैं। सो हमारे जनरल सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए जो एक एरिया आया था टोटल वो 1.21 इंच स्क्वायर था। यूज 1/3 एट द टॉप और 1.21 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि जो आपका टोटल एरिया आया है स्टील का जो कि आपने प्रोवाइड करना है एज अ टॉर्शन रेजिस्टेंस। टॉर्शन रेजिस्टेंस के अंदर जो एरिया था टोटल वो 1.21 इंच स्क्वायर है, इसका 1/3 हमने प्रोवाइड करना है टॉप बार्स के साथ ऐड कर देना है। So to add to the compression steel and 1/3 हमारा 0.4 इंच स्क्वायर जो है वो बॉटम टेंसाइल स्टील के साथ ऐड हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 1/3 है वो आपका मिड के अंदर प्रोवाइड होगा। सो द टोटल बार ऑफ टॉप बार्स के अंदर पहले 4 बार्स थी जिसके अंदर आपने 0.4 दोबारा मजीद ऐड कर दिया, जो कि टोटल एरिया ऑफ स्टील हो गया 0.8 इंच स्क्वायर। अब हमने 5 नंबर की बार प्रोवाइड करनी है ताकि हमारा जो टॉर्जन है वो उसको रेजिस्ट कर सके। तो न्यू कंप्रेसिव एरिया हमारे पास क्या आ गया 0.91 इंच स्क्वायर। इसी तरह से हमने जो टोटल बार्स प्रोवाइड की थी बॉटम के अंदर वो 5 नंबर 9 की बार्स थी। अब हमने 5 नंबर 5 की बार्स जो है वो हमने प्रोवाइड की प्लस 0.4 इंच स्क्वायर उसके अंदर ऐड कर दिया, तो टोटल करेक्टेड एरिया जो हमारे पास आया वो 5.4 इंच स्क्वायर आ गया था। अब हमने 10 नंबर की बार्स हमने मजीद बढ़ा दी और 3 जो है वो 9 नंबर की बार हो गई और 10 नंबर की बार हो गई, जिनका टोटल एरिया ऑफ स्टील जो है वो 5.53 इंच स्क्वायर हो गया। So यहाँ पे to find the distribution of longitudinal bars at mid depth use 2 नंबर 4 बार्स जिनका एरिया ऑफ स्टील जो है वो 0.4 इंच स्क्वायर था। अब हमने जब पहला जो डिजाइन अगर आप चेक करें स्टार्ट के अंदर एक्सप्रेशन के साथ, तो वो 2 नंबर की 4 बार्स थी कंप्रेशन के अंदर। अब डिजाइन इन्फोर्समेंट चेंज हो गई, 5 नंबर की बार आ गई कंप्रेसिव स्टील में, और 10 नंबर की बार्स 3 नंबर 9 की बार्स जो है ये हमने 5 जो है वो बार्स प्रोवाइड की एज अ टेंशन स्टील, और 4 नंबर की बार्स सेंट्रोइड सेक्शन के अंदर आपने प्रोवाइड कर दी जो कि 4 नंबर की बार्स हैं। ये टोटल ओवरऑल आपकी स्पेसिंग है और ये हमारा जो है डिजाइन यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे नाउ वी हैव एन असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है आपके जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया उसी से। यहाँ पे जो शेयर है उसके अंदर आपने रोल नंबर अपना ऐड कर देना है, और जो आपकी अल्टीमेट इक्विलिब्रियम टॉर्शन है उसके अंदर भी आपने रोल नंबर ऐड कर दिया, और कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दी।
तो अगर हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और टॉर्जन और जो आपका फैक्टर्ड शियर है वो भी दोनों इंक्रीज हो जाती हैं, तो उस केस के अंदर ओवरऑल क्या हमें सेक्शनल रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत है या नहीं है, इस सेक्शन को आपने चेक करना है। उसके बाद जो है वो आपने इसको डिज़ाइन करना है एंड यू हैव टू सबमिट इट फॉर योर असाइनमेंट पर्पस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।